आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 10th द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप अभी डील कर रहे हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने टॉपिक 2 को डील किया था, टॉपिक नंबर 2, 2.1, 2.2 एंड 2.3। ओके, वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि कंजर्वेटिव पावर यूरोप में फिर से री इस्टेब्लिश हुए हैं। ठीक है, उन्होंने जो लिबरल्स के जो स्ट्रगल थे उनको ऑप्रेस किया है। यूरोप के अलग अलग पार्ट में फिर से जो लिबरल्स और नेशनल्स है वो सीक्रेट सोसाइटीज़ बना रहे हैं। तो नेशनलिज्म का आइडिया यूरोप में डेवलप होता जा रहा है, फैलता जा रहा है। ठीक है, अब जो हम लोग करने वाले हैं, आज जो करने वाले हैं टॉपिक 3। ठीक है, यहाँ हम लोग देखते चलेंगे कि यूरोप में रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हो रहा है, किस एज से स्टार्ट हो रहा है, कौन से पीरियड से रिवॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलर होता जा रहा है। ठीक है, रिवॉल्यूशन स्टार्ट कैसे हो रहा है यूरोप में। तो पहला टॉपिक हम लोग यही डील करने वाले हैं, टॉपिक 3 द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। ओके, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने अभी क्या देखा है कि जो कंजर्वेटिव पावर थे यूरोप में फिर से पावरफुल होते हैं। 1815 के बाद यूरोप में वो लोग क्या करते हैं, सेंसरशिप इम्पोज करते हैं। ठीक है, और जो देखिए जैसे कंजर्वेटिव पावर आए तो इन्होंने क्या किया है, सेंसरशिप इम्पोज किया है। सेंसरशिप इम्पोज होने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि जो रिवॉल्यूशनरीज है या जो नेशनलिस्ट हैं ये क्या कर रहे हैं, सीक्रेट सोसाइटीज़ बना रहे हैं। देखा है हम लोगों ने ये कर रहे हैं, सीक्रेट सोसाइटीज़ बना रहे हैं। ओके, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो आपका लिबरल्स का जो ग्रुप है, रिवॉल्यूशनरी का जो ग्रुप है, जिनको आप लिबरल्स या नेशनलिस्ट कहते हैं, ये किससे हैं, दिस ग्रुप वाज कंपोज्ड ऑफ मिडिल क्लास। इस मिडिल क्लास में क्या दिखाई देते हैं आपको, बिजनेसमैन, न्यूली एजुकेटेड क्लास, प्रोफेशनल्स, यही दिखाई दे रहे हैं इस ग्रुप में। ठीक है ना, तो ये जो लिबरल्स या नेशनलिस्ट का ग्रुप है उसमें मिडिल क्लास आप इनको कह सकते हैं सिंपली कि इट वाज अ ग्रुप ऑफ मिडिल क्लास स्ट्रगल को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला जो आप अपहीवल देखेंगे, सबसे पहला जो आप रिवॉल्यूशन दिखाई देता है वो फ्रांस में ही दिखाई देता है। ठीक है, 1815 के बाद वियना कांग्रेस के बाद फ्रांस में बूर्बन डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर किया गया था। 1830 में क्या होता है, फ्रांस के जो लोग होते हैं बूर्बन डायनेस्टी को फिर से हटा देते हैं। ठीक है, बूर्बन डायनेस्टी को हटा दिया जाता है और फ्रांस में फिर से नेशनल मोनार्की इंस्टॉल किया जाता है। ओके, फ्रेंच पीपल री इंस्टॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। हम बात कर रहे हैं फ्रांस की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फ्रांस में फिर से लागू होता है और राजा बनते हैं लुइस फिलिप। ठीक है ना, लुइस फिलिप को राजा बनाया जाता है फ्रांस का। लुइस फिलिप नाम तो सुने हैं ना, अपने यहाँ कपड़े का एक ब्रांड है लुइस फिलिप। ओके, सो लुइस फिलिप को राजा बनाया जाता है फ्रांस का। अब यहाँ देखिए फ्रांस में चेंज हुआ, फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। ओके, अब इससे क्या आप देखते हैं कि आगे जाके फ्रांस में देखिए, फ्रांस बड़ा, यूरोप में देखेंगे तो फ्रांस की सोसाइटी काफ़ी सेंसिटिव थी, काफ़ी ज़्यादा चेंजेज हो रहे, डायनेमिक सोसाइटी थी। तो फ्रांस में रिवॉल्यूशन होने के बाद आप देखिएगा इसका रिजल्ट ना आपको ब्रुसेल्स में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ब्रुसेल्स में एक फिर से ब्रुसेल्स में भी रिवॉल्यूशन होता है, ब्रुसेल्स में रिवॉल्यूशन होता है। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि ब्रुसेल्स किसका कैपिटल है, बेल्जियम का। बेल्जियम पहले हिस्सा था नीदरलैंड का, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। ओके, बेल्जियम वाज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। इस रिवॉल्यूशन के बाद क्या होता है कि बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से सेपरेट हो जाता है। ओके, बेल्जियम अलग हो जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यूरोप में नेशनलिज्म तो फैल रहा है ना। अभी ये बेल्जियम पहले नीदरलैंड के अंडर में था, अब ये एक अलग हो गया है, सेपरेट हो गया है। ठीक है,
एक और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, द ग्रीक वॉर ऑफ फ्रीडम और ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फ्रीडम। देखिए ग्रीस, ठीक है, ग्रीस यूरोप का यूरोपियन कंट्री है ग्रीस। आपने ऐसी बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, वॉर फिल्में देखी होंगी, जो हॉलीवुड की फिल्में जो ग्रीस से रिलेट करते हैं, ठीक है ना। ओके, साथ ही साथ ग्रीस से बहुत सारे फिलोसफर्स भी हैं, प्लेटो, एरिस्टोटस, ये सब यहाँ के बहुत फेमस फिलोसफर्स हैं। तो ग्रीस का ना अपना एक बहुत ही ग्लोरियस हिस्ट्री है। इस टाइम का जो ग्रीस है उसके ऊपर ऑटोमन एम्पायर का रूल है। ऑटोमन एम्पायर देखिए, ये टर्की का एम्पायर है, टर्किश एम्पायर है, ठीक है। ये एक मुस्लिम एम्पायर है। अब यूरोप, आप देख रहे हैं कि यूरोप क्या है, एक क्रिश्चियन, वहाँ क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है, बट ग्रीस वाज अंडर द इस्लामिक एम्पायर और मुस्लिम एम्पायर। तो यहाँ पे क्या था कि जो यूरोप के जो स्कॉलर्स हैं, यूरोप के जो एजुकेटेड लोग हैं, उनको ये लग रहा था कि ग्रीस के ऊपर मुस्लिम कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ग्रीस इज अ मैटर ऑफ प्राउड फॉर एंटायर यूरोप। ओके, द एजुकेटेड और फिलोसफर, यूरोपियन फिलोसफर्स कंसीडर्ड ग्रीक एज अ क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब क्या कह सकते हैं कि यूरोप की जो सिविलाइजेशन है, यूरोप की जो सभ्यता है, वो ग्रीस से ही डेवलप हुई है। क्रेडल में जिसमें छोटे बच्चों को रखते हैं ना, पालना जिसको आप बोलते हैं। तो आज जो यूरोप सिविलाइज्ड है वो ग्रीस के कारण ही सिविलाइज्ड हुआ है। तो ग्रीस का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है यूरोप के लिए, कल्चरल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हम ये देख रहे हैं कि जो ग्रीक के लोग थे, जो ऑटोमन एम्पायर से आज़ादी चाह रहे थे, उसको यूरोप के और जगह के लोग, यूरोप के और जो लिबरल्स थे, नेशनल्स थे, रिवॉल्यूशनरीज थे, उनका सपोर्ट मिलता है, ठीक है। यूरोपियन स्कॉलर्स ने ग्रीस को काफ़ी एडमायर किया, ग्रीस के हिस्ट्री को एडमायर किया। ओके, एक आप नाम देखिएगा इसमें, ग्रीस हैड सिंपैथी फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप, फ्रॉम ऑल द नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू डिफरेंट पार्ट ऑफ यूरोप। एक इंग्लिश राइटर हैं लॉर्ड बायरन, इन्होंने भी ग्रीक वॉर को फंड करने के लिए, ग्रीक वॉर के लिए फंड इकट्ठा किया, यूरोप में फंड रेज करना शुरू किया। साथ ही साथ ये ग्रीक वॉर में शामिल होने भी गए, ठीक है। ही ज्वाइंड ग्रीक वॉर फॉर फ्रीडम। लॉर्ड बिरन स्टार्ट रेजिंग फंड या रेज्ड फंड्स फॉर ग्रीक रिवॉल्यूशनरी स्ट्रगल। लेटर ही ज्वाइंड द स्ट्रगल वेयर ही डाइड ऑफ फीवर। बाद में इसी वॉर में इनकी मृत्यु हो जाती है। लॉर्ड बैरन डाइड ऑफ फीवर, ठीक है। फाइनली क्या होता है, 1831 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, याद रखिएगा ये ईयर, कॉन्स्टेंटिनोपल। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में क्या होता है कि ऑटोमन एम्पायर ग्रीस से अपना कंट्रोल ख़त्म कर लेता है, हटा लेता है, और ग्रीस एक आज़ाद नेशन बनता है। ग्रीस बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन। सो क्वेश्चन अगर आए व्हाट वाज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो हम कह सकते हैं कि ग्रीक वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर विच वाज अ मुस्लिम एम्पायर ऑफ टर्की। ओके, यूरोपियन स्कॉलर्स had great sympathy for Greece, okay, because they thought that Greece has a glorious history that motivated, that helped in civilization of entire European continent. Okay, so the Greek revolutionary got the support from different part of Europe. One such name is Lord Byron. Okay, he belonged to England. He was an English writer who raised fund for Greek struggle, and finally he joined the war where he died of fever. In the year of by Treaty of Constantinople, Greek became an independent nation. Okay, तो अब हम लोग आते हैं, ये टॉपिक हमारा 3 था कि हम देख रहे हैं ना कि यूरोप के अलग अलग हिस्से में कैसे रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। हमने देखा है कि बेल्जियम नीदरलैंड से आज़ाद हुआ है, यहाँ ग्रीस हमारा
ग्रीस आप देख सकते हैं तो ऑटोमन एम्पायर से आज़ाद हुआ है, ठीक है। तो धीरे धीरे यूरोप में रिवॉल्यूशन हो रहे हैं हर अलग अलग पार्ट्स में। अब हम लोग आते हैं टॉपिक 3.1 में। आपका टॉपिक 3.1 क्या है? द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। 3.1 क्या है? द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। ओके, एक चीज़ बताइएगा, ये रोमांटिक वर्ड सुनते ही आप लोग कहीं ना कहीं वो तो सेंस करने लग गए होंगे कि जैसे आपने रोमांटिक गाने कहते हैं कि हीरो हीरोइन है, अब वो लव वाले सॉन्ग गा रहे हैं, थोड़ा लवफुल सॉन्ग है, ये सीन आप सेंस कर रहे होंगे आप लोग कैरी। चलिए, काफ़ी हद तक आपका ये सेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। रोमांटिसिज्म वर्ड बना है रोमांस से। रोमांस क्या होता है ये देखिए। एक रोमांस जो मैं नहीं भी कहूँ तो आप लोग सेंस कर रहे हैं कि क्या होता है रोमांस। इसी चीज़ को थोड़ा सा और बढ़ा के देखते हैं। रोमांस और रोमांटिसिज्म एक ऐसा आइडिया है जिसमें क्या करते हैं, एन आइडिया विच फोकस ऑन सेंटिमेंट्स। रोमांटिसिज्म एक ऐसा आइडिया है जो सेंटिमेंट्स को फोकस करते हैं, जो इमोशन है उसको फोकस करते हैं, ठीक है। जो रीडर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, किसी भी अपने आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के थ्रू, चाहे आप बुक लिखिए, पेंटिंग बनाइए, मूर्ति बनाइए, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के थ्रू, ठीक है, व्यूअर के या रीडर के सेंटिमेंट्स को टच करना है, उसके इमोशन को टच करना है, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या होता है कि रोमांटिक आइडिया में रिजेक्शन ऑफ साइंस एंड लॉजिक, रिजेक्शन ऑफ साइंस एंड लॉजिक। देखिए, हम लोगों ने पहले सेशन में क्लियर किया था कि भारत माता, फ्रांस एज अ ला पैट्रे और फादरलैंड, ठीक है। ज्योग्राफिकली आप देखिए, साइंटिफिकली देखिए तो क्या है ये भारत माता? एक ज़मीन का टुकड़ा है ना, तो यहाँ पे उसी ज़मीन के टुकड़े को हमने माँ माना है, ये एक इमोशन है ना। तो ये आइडिया क्या है? रोमांटिसिज्म का आइडिया है। रोमांटिसिज्म में क्या है कि सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस को फोकस किया जाता है, सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस को फोकस करना है, ठीक है ना। यहाँ पे लॉजिकल या साइंस को फोकस नहीं करना है, ठीक है। मेन चीज़ है ह्यूमन सेंटिमेंट्स और फीलिंग। आप रोमांटिसिज्म को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। रोमांटिसिज्म इज अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। रोमांटिसिज्म यूरोप में आया एक ऐसे आइडिया के तौर पे जिसने क्या किया है, नेशनलिस्ट मूवमेंट को प्रमोट किया है। इसने क्या किया है कि जो कॉमन लोग हैं उनके कॉमन लोगों तक पहुंचने के लिए, ठीक है, अपने आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के थ्रू नेशनलिज्म की बात करते हैं तो लोगों को यूनाइट करने की बात होगी। बिना लोगों के इंटीग्रेट हुए, यूनाइट हुए, द आइडिया ऑफ नेशन फुलफिल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि जो कॉमन लोग हैं उनको भी यूनाइट करना है और उसके लिए ऐसी चीज़ें एक्सप्रेस की जाए जो लोगों के सेंटिमेंट्स को टच करे, जो लोगों के सेंटिमेंट्स को कनेक्ट करे, ठीक है। यहाँ पे इमोशनली कनेक्ट करने पे फोकस किया जाएगा। So romanticism, a cultural movement which sought to develop a particular form of nation or sentiment. This idea emphasizes on emotion, okay, and rejects the science and reasons or logic. ये romanticism का आइडिया किस चीज़ पे फोकस करता है? तो इमोशन पे फोकस करता है। Romanticism was aimed to create a sense of collective identity. सीधी सी बात है ना कि लोगों को यूनाइट करना है, लोगों के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी वाले फीलिंग्स को प्रमोट करना है। सो इट वाज एम्ड एट प्रमोशन ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ लोगों के अंदर एक यूनिटी फॉर्म करनी है, उनके कल्चर से कनेक्ट करना है, ठीक है। जिस टेरिटरी के लोग हैं उनका कॉमन कल्चर है और लोगों के अंदर अपने कॉमन कल्चर के लिए फीलिंग को जगाना है, ओके। सो रोमांटिसिज्म में हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखिएगा अपने टेक्स्ट बुक में एक नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, जोहान गॉटरफ्राइड हर्डर। जोहान गॉटरफ्राइड हर्डर, ठीक है। ये रोमांटिसिज्म का आइडिया इनका था। ये एक जर्मन फिलोसफर हैं, जर्मन फिलोसफर हैं।
इनका ये आइडिया है कि अगर जर्मनी को फॉर्म करना है, एक यूनिफाइड जर्मनी अगर बनानी है, तो जर्मनी के जो लोग हैं उनको कल्चरली इकट्ठा करना होगा। अ ट्रू जर्मनी कैन बी फाउंड और डिस्कवर्ड ओनली थ्रू कॉमन पीपल। एक सच्चा जर्मनी, यूनाइटेड जर्मनी अगर बनानी है तो कॉमन मैन को, कॉमन जर्मन पीपल को इकट्ठा करना होगा, यूनाइट करना होगा। और ये कब यूनाइट होंगे? जब इनको कल्चरली कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? कि जैसे हम लोग अपने इंडिया की ही बात करते हैं तो अलग अलग ग्रुप के बहुत सारे लोग हैं, बट कल्चरली हम लोग यूनाइटेड हैं, एक फीलिंग हम लोगों को बांधे हुए है। तो जर्मनी को अगर यूनाइट करना है तो जर्मनी के लोगों को, जर्मनी के कल्चर को प्रमोट करना होगा। इनके दो आइडिया आप देखिएगा, डैश वॉल्क एंड वॉल्केजिस्ट। डैश वॉल्क एंड वॉल्केजिस्ट। ठीक है, डैश वॉल्क मीन्स कॉमन पीपल। कॉमन पीपल को यूनाइट करना है। जो साधारण नागरिक हैं जर्मनी के, जो साधारण लोग हैं, ऑर्डिनरी जर्मन पीपल है, उनको कनेक्ट करना है। एंड वॉल्केजिस्ट का मतलब हम लोग कहेंगे नेशन। ठीक है ना? ये देखिए स्टार्टिंग में आइए तो नेशन वर्ड ही सेंस कैरी करता है कि जो लोग हैं वो क्या हैं? यूनाइटेड हैं। ठीक है ना? तो जोहान गॉटरफ्राइड हर्डर ने ये आइडिया दिया कि अगर जर्मनी को यूनिफाई करना है, जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि जर्मनी के कल्चर को प्रमोट किया जाए। जर्मनी के कल्चर को प्रमोट करके जर्मन लोगों के बीच में एक सेंस ऑफ यूनिटी डेवलप की जा सकती है। हम लोग अब अगले टॉपिक में देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ पोलैंड एंड कल्चरल यूनिटी। देखिए हम लोग ना अब यूरोप में देख रहे हैं कि किस तरीके से कल्चर ने रोल प्ले किया है नेशनलिज्म के भावना को बढ़ाने में। कैसे हाउ कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रमोशन ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग इन यूरोप। हम लोगों ने अभी एग्जांपल जर्मनी का लिया है, अब एक एग्जांपल हम लोग पोलैंड का लेंगे। देखिए पोलैंड क्या है ना, रसिया के अंडर में है। अभी पोलैंड वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ रसिया। रसिया ने क्या किया है, पोलैंड की जो लैंग्वेज है, पोलिश लैंग्वेज, उसको बैन कर दिया है। ठीक है, और रसिया ट्राइड टू इम्पोज रसियन लैंग्वेज। रसिया फोर्स्ड रसियन लैंग्वेज इन पोलैंड। ओके, रसिया फोर्स्ड आउट पोलिश लैंग्वेज आउट ऑफ स्कूल सिलेबस। रसिया ने क्या किया है, रसियन को प्रमोट किया है। पोलिश को स्कूल से बैन किया गया, पब्लिक लाइफ में भी पोलिश को बैन किया गया। ठीक है, पब्लिक लाइफ में भी पोलिश को बैन किया गया है। अब वहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि लोगों के अंदर अपने भाषा को लेके जो जुड़ाव है, जो अटैचमेंट है अपने लैंग्वेज को लेके, उसने वहाँ पे नेशनलिज्म को बढ़ाने का काम किया है। ठीक है, पीपल्स अटैचमेंट फॉर देयर लैंग्वेज हेल्प द एक्सपेंशन ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग इन दिस रीजन। ओके, एक नाम आप देखिएगा, एक आर्टिस्ट हैं कैरल कुरपिंस्की। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ये अपने म्यूजिक के थ्रू और ओपेरा, जो आप चर्च वगैरह में देखते होंगे ना, ओपेरा म्यूजिकल परफॉर्मेंस हो गया, तो अपने ओपेरा में अपने म्यूजिक से इन्होंने अपने कंट्री के प्रति अपने नेशनलिस्ट फीलिंग को एक्सप्रेस करते रहें। ठीक है, साथ ही साथ जो पोलैंड के जो डांस फॉर्म्स हैं, वहाँ के जो फोक डांस हैं, कौन कौन से फोक डांस है, पोलानेजे एंड मजूरका। पोलैंड के दो फोक डांस हैं, पोलानेज एंड मजूरका। तो इसके थ्रू ये अपने कल्चर को प्रमोट करते रहे, अपने कल्चर से डिस्कनेक्ट नहीं हुए। यहाँ के लोग अपने कल्चर से स्ट्रांगली कनेक्टेड थे। इनको ये लग रहा था कि अपने कल्चर से जुड़ा भी इनका नेशनलिज्म है। ठीक है, वही आप लैंग्वेज में देख सकते हैं कि पोलिश को बैन किया गया, स्कूल कॉलेज में पोलिश को बैन किया गया। जो पब्लिक गैदरिंग होती थी, चर्च में जो रिलीजियस फंक्शंस होते थे, रिलीजियस गैदरिंग होती थी, वहाँ पे पोलिश को बैन किया गया। अब पोलैंड के लोगों के लिए नेशनलिज्म का मतलब लिंगुअल नेशनलिज्म हो गया कि उनके लिए पोलिश लैंग्वेज ही नेशनलिज्म हो गया। ठीक है, जो लोग थे वो पोलिश लैंग्वेज बोलते थे, जो चर्च के फादर थे, बिशप्स थे, वो जो रिलीजियस गैदरिंग में लोगों को एक्सप्रेस करते थे, प्रीच करते थे, तो वो
उपदेश जो देते थे वो वहाँ पे अपनी पोलिश लैंग्वेज में ही देते थे। ठीक है, इनके इस स्ट्रगल को, जो इनका लिंगुअल स्ट्रगल है, अपने लैंग्वेज के प्रति जो ये अपने लैंग्वेज के लिए जो ये स्ट्रगल कर रहे हैं, यही फीलिंग इनका नेशनलिज्म है। यहाँ पे लैंग्वेज की फीलिंग ने पोलैंड के लोगों को यूनाइट किया है रसिया के अगेंस्ट। रसिया ने बहुत ही ऑप्रेसिव मेजर लिए इनके लिंगुअल स्ट्रगल को दबाने के लिए। ठीक है, ये जो भी लोग पोलिश बोलते थे, ये जो फादर बिशप्स, इन सबको साइबेरिया में एक्साइल किया गया, लेकिन पोलैंड के लोगों ने पोलिश लैंग्वेज को नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कल्चर ने लोगों को यूनाइट करने का काम किया है। कल्चर लोगों को यूनाइट कर रही है। लोगों के अंदर एक कॉमन और शेयर्ड कल्चर की फीलिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती जा रही है। ठीक है, ब्रदर्स का। ठीक है, ग्रीम ब्रदर्स 2 भाई हैं। कौन कौन से भाई हैं ग्रीम ब्रदर्स में? देखिए आप, जैकब एंड विल्हम। ग्रीम ब्रदर्स में आप 2 नाम देखेंगे, जैकब ग्रीम्स एंड विल्हम। ये दोनों भाई क्या कर रहे थे? ठीक है, जैकब एंड विल्हम ग्रीम कलेक्टेड फॉक टेल्स। ये ना अलग अलग पार्ट में घूम के फॉक टेल्स इकट्ठा कर रहे थे। फॉक टेल्स कहने का मतलब क्या है? लोक कथाएँ। देखिए अपने यहाँ भी देखिएगा, आप किसी भी रीजन में जाइए तो वहाँ के फोक सॉन्ग्स होंगे, लोकगीत होंगे, लोक कथाएँ होंगी। ठीक है, ये लोक कथाएँ आप जो सुनते हैं ना, तो आप ना जुड़ाव महसूस कीजिएगा। किसी भी पार्ट में जाइए, हमारे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इन कंट्रीज से साइज में भी अपनी कंट्री काफ़ी बड़ी है। तो आप ना देखेंगे कि इंडिया के हर रीजन में फोक टेल्स बहुत सारे हैं, फोक सॉन्ग्स बहुत सारे हैं। आप अगर जिस एरिया के फोक सॉन्ग्स को सुनते हैं तो वहाँ पे ना उसके फोक सॉन्ग्स में आप देखिएगा तो एक ग्लोरियस पास्ट होगा, एक कल्चरल स्टोरी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही चीज़ हम देख रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है कि दे टूड डिफरेंट पार्ट्स एंड कलेक्टेड फोक टेल्स। इन्होंने अपने जो रिकॉर्ड किए थे फोक टेल्स उसको पब्लिश किया है। ओके, पब्लिश करने के बाद उनको समझने के लिए कि एक आम आदमी इनकी स्टोरी को समझ सके, इन्होंने डिक्शनरी भी पब्लिश किया है। टोटल 33 प्रिंट्स में इन्होंने अपने डिक्शनरी को पब्लिश किया है। ओके, दे स्टार्टेड पब्लिशिंग फेरी टेल्स विच बिकेम वेरी पॉपुलर, पब्लिश्ड 33 वॉल्यूम्स ऑफ जर्मन डिक्शनरी। ओके, और उसके साथ साथ ये लोग लिबरल पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व थे। लिबरल पॉलिटिक्स कहने का मतलब क्या है कि जो डिमांड्स है, जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, उसके लिए भी ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे। ग्रीम ब्रदर्स नाम याद रखेंगे। अब आइए टॉपिक नंबर 3.2, हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट। टॉपिक नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। टॉपिक नंबर 3.2, हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट। ठीक है, हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट, टॉपिक नंबर 3.2। देखिए यहाँ हम क्या देखते हैं कि 1848 में क्या होता है, फ्रांस में फिर से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलता है। 1848 में देखिए फ्रांस में कुछ ना कुछ हमेशा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा कि 1848 में जो वहाँ के मोनार्क हैं, रूलर हैं, उनको एब्डिकेट किया गया। एब्डिकेट का मतलब उनको पावर से हटाया गया, एब्डिकेशन ऑफ मोनार्क्स। ठीक है ना, जो लुइस फिलिप को राजा बनाया गया उसको फिर से हटा दिया गया। उसके बाद यहाँ पे लोगों को क्या कुछ राइट्स दिए गए। ठीक है, जैसे कौन कौन से राइट्स थे? लोगों को राइट्स दिए गए हैं। अब फ्रांस में देखिए, यूरोप में हम क्या हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि 1830 का जो साल है, द ईयर ऑफ 1830, 1830 में क्या होता है, फ्रांस में ना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। अ ईयर ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप। हार्डशिप मतलब तंगी या मुश्किल हालात हैं। ठीक है, सो अ ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, एनॉर्मस देखिए यूरोप की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, फूड डिमांड बढ़ेगा, जॉब डिमांड बढ़ेगा, जॉब उतने हिसाब से बढ़ नहीं रहे हैं तो बेरोजगारी बढ़ेगी। ठीक है ना, तो
यूरोप में ना पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, उसके कारण बेरोज़गारी बहुत बढ़ती है। और उसके बाद क्या हो रहा है कि हमने देखा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने के बाद जब मशीन से काम होना शुरू हुआ तो वर्कर्स की ज़रूरतें घटती चली गई। वर्कर की ज़रूरतें घटने से क्या हुआ कि बेरोज़गारी और ज़्यादा बढ़ेगी, लोगों के पास इनकम नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जॉब नहीं है, तो फूड क्राइसिस हुआ, सर्वाइवल क्राइसिस वाला सिचुएशन यहाँ पे हो गया। उसी में आप क्या देखते हैं कि जो एरिस्टोक्रेसी वाले एरिया थे, वैसे एरिया जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी है, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है, तो वहाँ के पीजेंट्स को टैक्स भी बहुत सारे टैक्स देने पड़ रहे हैं, जिस कारण से क्या है, पीजेंट्स की कंडीशन भी ख़राब है। शहर में है तो जॉब नहीं है, जो वर्कर हैं उनको कम मजदूरी मिल रही है, तो उनकी कंडीशन ख़राब है। कंट्री साइड में जो पीजेंट्स हैं उनको टैक्स के कारण उनकी हालत ख़राब है। ठीक है, वैसे कंडीशन में फूड प्राइस का बढ़ जाना या किसी टाइम में फसल का अच्छा नहीं होना, ठीक है, सो राइज ऑफ फूड प्राइस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म कहने का मतलब क्या हुआ, पॉपुलिज्म वर्ड का मतलब हुआ कि इस लेवल तक गरीब हो जाना कि आपको वर्कर का काम करना पड़े। एक किसान को ना ऐसा सिचुएशन कि जब एक फार्मर वर्कर बनने पे मजबूर हो जाता है, एक फार्मर जब वर्कर का काम करने को मजबूर हो जाए तो उस स्टेज को आप कहेंगे पॉपुलिज्म। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि 1848 में फ्रांस में क्या, देखिए 1848 में आप देख रहे हैं तो फूड क्राइसिस एंड अनएम्प्लॉयमेंट के कारण फ्रांस के लोग स्ट्रगल करते हुए शहर रोड पे आ गए। ठीक है, पेरिस की सड़कों पे फ्रेंच पीपल ना प्रोटेस्ट करने के लिए पेरिस में रोड पे आए। ठीक है, ऑन द रोड ऑफ पेरिस। किस लिए, क्योंकि एक तो फूड क्राइसिस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसको अपोज करने के लिए लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। ठीक है, लोगों ने जगह जगह बैरिकेड्स इरेक्ट किए, सड़क जाम किया, बैरिकेड्स लगाए। यहाँ पे क्या हुआ कि लुइस फिलिप जो है वो डर के भाग गया। लुइस फिलिप क्या हुआ है, डर के भाग गया। लोगों के प्रोटेस्ट से डर के लुइस फिलिप भाग गए। नेशनल असेंबली ने क्या किया है, खुद को एक रिपब्लिक घोषित किया। नेशनल असेंबली ने 21 साल के ऊपर के सभी मेल को वोटिंग राइट दिया है। एक यहाँ पे एक चेंज किया गया, ऑल एडल्ट मेल ऑफ 21 और एबव वाज गिवन द राइट टू वोट। ओके, साथ ही साथ राइट टू वर्क लोगों को मिला, राइट टू वर्क मिला। उसके बाद पूरे कंट्री में वर्कशॉप लगाए गए ताकि लोगों को जॉब की ट्रेनिंग दी जा सके, लोगों को जॉब दिया जा सके। इसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए नेशनल असेंबली में प्रोविज़न लाया गया कि पूरे फ्रांस में वर्कशॉप सेटअप किए जाएंगे, कार्यशाला बनाई जाएगी जहाँ पे लोगों को जॉब की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो 1848 के रिवॉल्यूशन में क्या क्या देख रहे हैं आप लोग कि नेशनल वर्कशॉप लगाए गए हैं, लोगों को राइट टू वर्क मिला है, राइट टू वोट सभी मेल को मिला है। अभी भी फीमेल को फ्रांस में राइट टू वोट नहीं मिला है। ओके, अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक 3.3 में। टॉपिक 3.3 देखिए आप, क्या है, द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। ठीक है, द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स में हम देखेंगे कि लिबरल्स जो यूरोप के हैं उन्होंने कैसे रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाया है। ठीक है, देखिए 1848 में हम क्या देख रहे हैं कि लुइस फिलिप फ्रांस से भाग गया है, इसका एब्डिकेशन हुआ है ना फ्रांस में। नेशनल असेंबली ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फिर से किए हैं। इसी टाइम यूरोप के अलग अलग हिस्सों में आप देखेंगे, जर्मनी, इटली, ऑटोमन एम्पायर के रीजन्स। ठीक है, यहाँ के जो लिबरल्स हैं, नेशनलिस्ट हैं, लिबरल और नेशनलिस्ट बेसिकली किस क्लास से हैं, मिडिल क्लास से हैं। मिडिल क्लास मतलब बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, ठीक है ना, एजुकेटेड पीपल।
ये सब मिलके बिजनेस एक लिबरल क्लास को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इन लोगों का जो ग्रुप था, ओके, सो इन लोगों का ग्रुप हमेशा ये कोशिश कर रहा था कि लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का एक्सपेंशन हो यूरोपियन सोसाइटी में। सो दे डिमांडेड क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। इनका ये मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज हो, वो तभी पॉसिबल होंगे जब लोग एक टेरिटरी के लोग यूनाइट होंगे, ठीक है। नेशन स्टेट का आइडिया डेवलप होगा, ये चेंजेज पॉसिबल है, ओके। ऐसा ही चेंज को लेके दे डिमांडेड क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल। ये चाह रहे थे कि जो मोनार्की है उसको सब्स्टिट्यूट किया जाए और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई जाए, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था लागू किया जाए, ओके। इसी चीज़ को लेके आप देखिएगा तो फ्रैंकफर्ट में लोगों ने क्या किया है, 18 मई 1848 में फ्रैंकफर्ट में हम देखेंगे कि फ्रैंकफर्ट में क्या हुआ है, 831 इलेक्टेड मेंबर हैं। इन्होंने मार्च किया, ठीक है, इन्होंने एक रैली निकाली है। इस रैली ऑफ़र लेके आते हैं कि जो जर्मनी का जो राजा है, हम लोग जर्मनी के फ्रैंकफर्ट की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने एक ऑफ़र दिया कि जर्मनी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया जाए। जर्मनी में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी, इसके रूलर होंगे फ्रेडरिक विल्हेम IV, ठीक है। जर्मनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होगी, फ्रेडरिक विल्हेम IV इसके रूलर होंगे। तो ये जो मोनार्क हैं फ्रेडरिक विल्हेम, इनको ये पपेट रूलर बनना पसंद नहीं आया। इन्होंने क्या किया, इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। देखिए, कोई भी मोनार्क नहीं चाहेगा ना कि उसका पावर सीज हो। ये मोनार्क तो रहेंगे लेकिन पावर क्या होगी, पार्लियामेंट के पास होगी। तो इसलिए इन्होंने ये ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया और यूरोप के जो मोनार्कियल पावर थे, कंजर्वेटिव पावर थे, उसके साथ जुड़ गए और लिबरल्स के मूवमेंट को दबाने की कोशिश करने लगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ये लिबरल्स का ग्रुप था, लिबरल्स के ग्रुप ने फ्रैंकफर्ट में सेंट पॉल्स के चर्च में एक कन्वेंशन किया। कन्वेंशन का मतलब मीटिंग किया। उस मीटिंग का मैटर ये था, उस मीटिंग का इशू ये था कि राइट्स को कैसे एक्सपेंड करना है, राइट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कौन कौन से पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज करने चाहिए। पेज नंबर 18 देखिए आप लोग, आप देख सकते हैं ना कि यहाँ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में मीटिंग चल रही है। ऊपर गैलरी में देखेंगे तो औरतें देख रही हैं ऊपर से। दे आर नॉट पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग, दे आर प्रेजेंटेड देयर ओनली एज ऑडियंसेज। दिखाई दे रहा है ना। तो इस मीटिंग में ये डिस्कस किया जा रहा था कि औरतों को वोटिंग राइट्स दिए जाने चाहिए या नहीं। जो ये मिडिल क्लास थे, उनके मिडिल क्लास लिबरल्स थे, उनको पावर मिला, तो उसमें बिजनेसमैन भी शामिल है। वर्कर्स और पीजेंट्स डिमांड कर रहे थे कि उनको राइट्स मिले, डिसीजन उनके इंटरेस्ट में लिया जाए। तो ये बिजनेस क्लास है, मिडिल क्लास है, इन्होंने वर्कर्स के डिमांड को भी क्या किया है, इग्नोर किया है, जिसके कारण धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी भी घटती जा रही थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, औरतों को भी वोटिंग राइट्स नहीं दिया। यहाँ से यूरोप की कंडीशन तो चेंज होती जा रही है, ठीक है, लेकिन जो मोनार्कियल पावर थे, जो मोनार्कियल सिस्टम था, कंजर्वेटिव सिस्टम था, कंजर्वेटिव पावर है, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अब पहले जितना एब्सोल्यूट कंडीशन इनके पास नहीं है। तो इन्हें कंडीशन जो यूरोप में बदल रही है, जो चेंज हो रहा है, उस चेंज के अकॉर्डिंग अपना एटीट्यूड बदलना चाहिए, थोड़ा लिबरल पॉलिसी अपनानी चाहिए। और यही लिबरल पॉलिसी अपनाते हुए, अपने एटीट्यूड में चेंज करते हुए, आप कुछ चेंज देखिएगा कि ये जो मोनार्कियल पावर थे, इन्होंने बहुत सारे जो टैक्सेस थे जो किसानों को देना पड़ रहा था, वो छूट दिया, उनको वहाँ पे माफ़ कर दिया गया। आप टेक्स्ट बुक में 2 एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जो एंड ऑफ सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर इन हैब्सबर्ग एम्पायर एंड इन रसिया में, और हैब्सबर्ग का जो डोमिनेशन वाला एरिया है, वहाँ पे सर्फडम यानी जो किसानों को जो टैक्स देना पड़ रहा था वो ख़त्म किया गया, बॉन्डेड लेबर का सिस्टम ख़त्म किया गया। एंड ऑफ सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर,
इन हैब्सबर्ग रीजन एंड रसिया। एक ये चेंज आप देख पा रहे हैं, ठीक है। एक और चेंज आप देखिएगा कि जो हैब्सबर्ग रूलर थे उनके अंडर में हंगरी था। हमने पीछे पढ़ा है ना कि हैब्सबर्ग हु रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी वाज अ पैचवर्क ऑफ डिफरेंट रीजन्स, पीछे पढ़ा है ना। तो हैब्सबर्ग एम्पायर का जो रूल हंगरी के ऊपर था, तो हैब्सबर्ग ने क्या किया, हैब्सबर्ग एम्पायर ने हंगरी को और ज़्यादा ऑटोनॉमी दिया है। ऑटोनॉमी मतलब थोड़े ज़्यादा पावर दिए हैं, फ्रीडम दिया हंगरी को, ताकि यहाँ पे कोई नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट नहीं हो जाए। ओके, तो इसी के साथ आज हम लोग टॉपिक 3 को कम्प्लीटली कवर करते हैं, ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक को आपने समझ लिया होगा। अगर कोई दिक्कत होती है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर और डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर दिया गया है, तो वहाँ प्लीज़ अपने प्रॉब्लम को शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।